हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज देख रहे थे। उसमें आपने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखी थी, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रियल स्टेट इज अ बिगर थिंग, इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन इज अ स्मॉलर थिंग। तो वो चीज हमने देखी। उसके बाद इंडस्ट्रीज का फवायद हमने देखे कि इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करती है। लफ्ज इकोनॉमी से मैंने अक्सर रिवाइज करा देता हूँ, आपके जहन में आना चाहिए। लफ्ज इकोनॉमी से आपके जहन में मुल्क की इकोनॉमी आनी चाहिए, मईशत जिसे हम कहते हैं। सोसाइटी होता है माशरा, ठीक है। इकोनॉमी होती है मईशत, और इकोनॉमी का मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन। क्या चीज फुलफिल करती है ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लो करती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लोगों की वांट्स अनफुलफिल्ड रह जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कमी हो जाए किसी किस्म की, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसको कम कर दिए, उसको कम कर दिए हमारी प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशंस। लोगों की वांट्स फुलफिल हो रही है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो रही है। तो ये प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशंस, ये प्रोडक्शंस कैसे होती है? प्रोडक्शन होगी तो कंज्यूम होगा ना। प्रोडक्शन होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, इसमें हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और इन तीनों को मिलाने वाले एंटरप्राइज या बिजनेस कह लो, ठीक है। ये हमने देखा कि प्रोडक्शन जब हो जाए इकोनॉमी के अंदर तो कंजम्पशन हो जाती है और वांट्स फुलफिल हो जाती है, किसी की नीड्स फुलफिल हो जाती है। अब प्रोडक्शन करते वक्त कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितनों को अर्निंग्स मिलती है, उस अर्निंग के जरिए वो कहीं और से फिर कुछ खरीद पाते हैं। तो बड़ा इकोनॉमी जो है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही हो मतलब ग्रोथ हो रही है, मतलब सब ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। तो बड़ा बेनिफिशियल लग रहा है। लेकिन इसका नुकसान भी, सिर्फ फायदे नहीं है, नुकसान भी होता है कि आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करो तो क्या होगा? एनवायरमेंटल डैमेज। क्योंकि आपकी प्रोडक्शन का सबसे पहला सोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से सबसे पहले निकलता है प्राइमरी सेक्टर में चीजें, फिर वो निकल के प्रोसेस होते 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 मतलब सेकेंडरी सेक्टर प्रोसेस होते होते फिर टर्शियरी सेक्टर में जाते हैं, फिनिश गुड्स और बिकते हैं, क्लियर। तो नेचुरल रिसोर्सेज से अगर कोई चीज अखज की जा रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी, कम होंगी। और इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल होती है, सारी रिन्यूएबल नहीं होती। मतलब सनलाइट है, ओके फाइन, एवरी डे वी सी द सनलाइट। और सन की जो लाइफ है, बर्निंग लाइफ, वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स है, मतलब वी कांट इवन कैलकुलेट दैट। तो पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज की तो सनलाइट को तो छोड़ दो, वो तो डिप्लीट कर दो। वाटर भी चलो रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है। अगर इनफैक्ट वेस्टेड वाटर भी थोड़े लॉन्गर प्रोसेस से रिसाइकिल, समंदर में जाती है, समंदर से वेपरेशन होती है, वेपरेशन से फिर वाटर साइकिल क्रिएट होती है, बारिश होती है तो हो जाती है रिसाइकिल। लेकिन अदर देन दैट बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे, मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, और बहुत सारे हमारे मिनरल्स हैं जो कि हम पहाड़ों से काटते हैं या फिर दरख्त गिराते हैं बहुत सारे, तो वो रेडी होने में या तो बहुत तवील अरसा ले लेते, कुछ तो हमारी जिंदगी में हो ही नहीं सकते रिन्यू, लाखों साल, हजारों लाखों साल ले लेते हैं। जैसे कि ऑयल एंड गैस, ये सारी हमारी, ऑयल कहलाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कैसे बनती है? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे वो ग्राउंड के अंदर धस जाते हैं, चाहे वो दफन किए गए हो या पत्ते गिरे हो दरख्तों से या कोई जानवर मर गया, वो एब्जॉर्ब जमीन कर लेती है। उसके बाद वो इवेंचुअली हजारों साल में वो डिके और मतलब डिकम्पोज होकर डिके हो जाते हैं, फिर उनके अंदर बॉडी के अंदर फॉसिल्स रह जाते हैं खाली। वो फॉसिल्स मिल मिला के जमीन के अंदर के रिएक्शंस होते हैं, जमीन के अंदर भी मूवमेंट्स होती है ना। हमने देखा था जमीन की लेयर्स है बहुत सारी, उसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट्स होती है जमीन के अंदर, ठीक है। स्टेनोस्फेयर जो है हमारे लिथोस्फेयर के बाद स्टेनोस्फेयर, तो उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, वो प्रोसेसेस होते हैं विद इन द अर्थ, और वो फिर फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं जिसमें ऑयल भी शामिल है, गैस भी शामिल है, ठीक है। तो वो बहुत तवील अरसे में रिन्यू हो रही होती है, मतलब उसको रिन्यूएबल कह ही नहीं सकते आप। जबकि वो नॉन रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल में भी अगर दरख्तों की बात करें तो दे टेक लाइक 5-10 years टू कम बैक टू देयर शेप। तो वो दरख्त अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर वो भी टाइम लेते, तो बहुत सारे होते हैं जो कि बहुत तवील अरसा लेते हैं रेडी होने में, ठीक है। तो वो अगर आप डिप्लीट कर ले, उनको यूज करते हैं, प्रोडक्शंस करें, तो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज ड्रॉप होती है। नेचुरल रिसोर्सेज ड्रॉप होती है तो पूरे कायनात का, पूरे अर्थ का बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई भी हैजर्ड्स होता है, मतलब कोई भी डैमेजेस क्रिएट करते हैं एनवायरमेंटल, तो ह्यूमंस तो अपने आप को कई तरह किसी तरह सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइफ है, हम बायोडाइवर्सिटी कैसे कहते हैं, डाइवर्स लाइफ, डाइवर्स लिविंग में सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, एनिमल्स है, और लाखों तरह के स्पेशीज है। एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनमें भी लाखों तरह के स्पेशीज है। सी एनिमल्स में तो पता नहीं कितने अनडिस्कवर्ड होंगे स्पेशीज। सी लाइफ तो एक अलग ही दुनिया है। तो उस वो भी डैमेज हो, हमारे एनिमल लाइफ, हमारे जितने भी दूसरे, वो सब कुछ डैमेज होता है, तो इवेंचुअली फिर ह्यूमन बींग्स को ही नुकसान होता है उससे, ठीक है। तो द प्रोडक्शन, एक अगर प्रोडक्शन ना हो तो भी नुकसान है, लेकिन अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो कि जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से हो, सस्टेन्ड हो कि अगली आने वाली जनरेशन का ख्याल रखते हुए हो, तो फिर नुकसान कम है, या शायद ना ही हो नुकसान फिर सच। बहरहाल
सवाल? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो भी प्रोडक्शन है वो ओवर प्रोडक्शन है इन ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ योर, मतलब अगर हम काउंट करें आपके बैग ऑफ कंजम्पशन के अंदर, तो आपके बैग ऑफ कंजम्पशन जो जो कंज्यूम करते हो बास्केट ऑफ कंजम्पशन के अंदर, आप ओवर कंज्यूमिंग कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा खुराक ले रहे हो, ठीक है। इस तरह जरूरत से ज्यादा क्लोथिंग है आपके पास, एक्सेस क्लोथ्स बहुत सारे होंगे, एक्सेस रूम स्पेस बहुत ज्यादा होगा, घर के अंदर जितने रहायश की जगह होनी चाहिए। तो ये इतने सारे फैक्टर्स मिलके कहीं ना कहीं जब प्रोड्यूस ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, वो एनवायरमेंट के नुकसान, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है तो एनवायरमेंट भी नुकसान में हो सकता है। उसी हवाले से ये हमारा आगे का हिस्सा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिलखुसूस जब मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बहुत किस्म के हमारे एमिशंस होते हैं, बहुत मतलब कार्बन एमिशन इज द फर्स्ट, लाइक हार्मफुल गैसेस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपके टॉक्सिक केमिकल्स जो है वेस्ट हो रहे होते हैं, डिस्पोज हो रहे होते हैं आपके इंडस्ट्रीज से, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, जमीनों में जाएंगे, जमीनों में वाटर लॉग हो गई, अगर इंडस्ट्रियल वेस्टेज जमीनों में जमा हो गया तो जमीनों को बंजर कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, वो सेवेजेस से जा रहे हैं तो सेवेजेस से समंदर, सेवेजेस के रास्ते समंदर में जाके सेवेजेस का डिस्पोजल सारा समंदर में होता है, तो वहां जाके मरीन लाइफ को तबाह करेंगे, डिजीजेस फैल जाएंगे मरीन लाइफ के अंदर, मतलब फिश के अंदर डिजीज फैल जाएंगे, या कोई भी मरीन लाइफ के अंदर, हमारे शिम्प्स हैं जो भी है। तो इसी तरह से जो मरीन लाइफ के अंदर जो पौधे हैं या जमीनों में जो पौधे हैं, दरख्त हैं, उन सब की आबो हवा की वजह से वो भी कमजोर पड़ जाएंगे, तो दरख्तों में भी डिजीजेज आएंगे, मरीन लाइफ में डिजीज आएंगे, एनिमल्स में डिजीज आएंगे, क्योंकि एनिमल्स वही दरख्तों या वही क्रॉप से कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो उनमें भी, और ह्यूमन बींग्स भी क्रॉप्स ही खा रहे हैं इवेंचुअली, तो उनमें भी ये सारे डिजीज पर क्रिएट होते हैं इस ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो दैट्स एन ओवरऑल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस। तो एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है इंडस्ट्रीज के खुलने से, लेकिन उसके नुकसान भी आगे। इंडस्ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट खोलते हैं पर लोगों को जॉब्स मिलती है, बट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज आल्सो कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन हार्मोनाइजिंग डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज विद मिनिमम एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब ऐसी डेवलपमेंट हार्मोनाइज जो हार्मनी के साथ हो कि आप नुकसानात नहीं छोड़ो, अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़ो। फुटप्रिंट्स किसे कहते हैं? आप कोयले की कान से चलते हुए आओ नंगे पैर, या किसी भी काले राख या मट्टी से चलते हुए आओ और सफेद टाइल्स के ऊपर फिर वो चलना शुरू हो जाओ वहीं से, तो फुटप्रिंट्स पड़ेंगे काले काले। तो आप यही समझ लो कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो द क्लीन एनवायरनमेंट में पड़ रहे हैं, उसको गंदा कर फुटप्रिंट से बना दिया। कार्बन फुटप्रिंट्स भी कहलाते हैं, या फुटप्रिंट्स के आप अपने पीछे जो निशाना छोड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, कहीं से गुजरते हो तो निशाना छोड़ते हुए जा रहे हो और फुटप्रिंट्स कहलाते हैं। सो सॉल्यूशन, आप उन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हो चाहो तो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करो। मिसाल उसकी एक छोटी सी क्या है, दरख्त को लेकर, क्या आज से 10 साल बाद आपको पता है कि आपकी 2 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है कहीं पर, 10 साल बाद अगर वो एक्सपेक्टेड है कि वो 10% से बढ़ जाएगी, मतलब 22 करोड़ की हो जाएगी वो, तो 20 करोड़ की आबादी के दौर में आपने ऐसे 100 दरख्त काटे जो कि 10 साल लेते हैं पूरा दरख्त बनने में, तो आप जो प्लांट्स लगाओगे जो कि वो बाद में दरख्त बनेंगे वो आप 110 लगाओगे, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी के दौर से आपने 100 दरख्त काटे, तो कम से कम आप 110 दरख्त लगाओगे तो 22 करोड़ की आबादी के लिए सस्टेनेबल होंगे, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी 10% बढ़ेगी, 22 करोड़ की हो जाएगी, तो आप 10% दरख्त पहले से इजाफी लगाओ, 100 काटो तो 110 लगाओ। इससे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा आप एनवायरमेंट पे, इससे तो आप एनवायरमेंट को उस तरफ से सस्टेन कर रहे हो। मेहरबानी तो ये होती है 120 दरख्त लगा देते, 120 प्लांट लगा जो 10 साल में दरख्त बने। क्लियर है? अच्छा, और वो भी प्रोवाइडेड द फैक्ट के अगले आपने 110 लगा, उसमें से अगर सर्वाइव नहीं किए 5-6 दरख्त, तो फिर आपने नुकसान पहुंचा एनवायरमेंट को। 100 काटे, उसके बाद आपने 110 जो लगा उसमें से सिर्फ 105 दरख्त बन सके पूरे, तो भी 5 शॉर्ट ही बनाए ना, सस्टेनेबल नहीं कहला। सस्टेनेबल की एनवायरमेंट मेंटेन तो हो सके उस लेवल पे, ये होती है सस्टेनेबिलिटी। तो इसके सॉल्यूशंस होते हैं जैसा मैंने एक बताया, दरख्त काट के लगाने के बाद। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन हार्मोनाइजिंग डेवलपमेंट। हार्मोनाइज मतलब हार्मनी क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना है, सही। मिसाल हार्मनी, फॉर एग्जांपल हारमोनियम एक वो है, एक इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। वो करता क्या है, वो कि कोई भी मिसाल के तौर पर कव्वालों को आपने, सिंगर्स को जिनको भी देखा हुआ यूज करते हो, गजल जो पढ़ते हो उनको देखा, हार्मोनाइज करते हैं। सब अलग अलग 5-6 बंदे मिलकर गा रहे होते हैं, तो हारमोनियम सबकी आवाज को हार्मोनाइज कर रहा होता है। एक बंदा अकेला भी गा रहा हो अपनी आवाज को हारमोनियम के साउंड के साथ हार्मोनाइज करता है। इसे हार्मोनाइजेशन ये कहलाती है कि आप बैलेंस क्रिएट करो, सूटेबल बैलेंस। हारमोनियम की मिसाल से समझा दी मैंने आपको। तो एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा कर लो तो उसकी वजह से जो नुकसान बन रहे हैं उसको भी रिकवर करो, उसकी रिकवरी में भी पैसा जाएगा जेब से। तो जो हार्मनी क्रिएट करने में जाता है जेब से पैसा ज्यादा जाता है। आप क्लीन प्रोडक्शन करते हो ना तो ज्यादा पैसा जाता है और प्रोडक्शन भी कम होती है, समझ आ रही है। लेबर को अगर आपने लगा दी एक जगह कि आपने दरख्त काटना है, लेबर ने शुरू के 50 दरख्त काट दी तो उसके लिए बड़ा आसान है, लेकिन लेबर को लगा कहा आपने एक दरख्त काटना है, फिर अगले 4 फिर अगला एक छोड़ के एक दरख्त काटना है। अब वो जो एक छोड़ के एक दरख्त काटने के लिए इसको इक्विपमेंट बार बार मूव करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेबर को कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी।
अब वो एक छोड़ के एक दरख्त कटवाने का क्या फायदा, एक छोड़ के एक दरख्त कटवाएंगे अगर तो दरख्तों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, एक तरफ से सारे दरख्त खत्म नहीं हो जाएंगे, फासला बढ़ जाएगा। दरख्तों की जड़ों और दरख्तों के पत्ते गिरने से या कोई भी बीज वगैरह गिरने से दोबारा चांसेस है वहां पर दरख्तों का रीग्रो होने के नेचुरली, सही। अच्छा, मूविंग बैक। In Pakistan, environmental issues are of great concern because the increasing level of industrial pollution. There is virtually no check on some 8,000 industrial units in the country that are contributing to high rates of environmental pollution. Untreated municipal sewage and industrial effluents and unprocessed garbage are sources of pollution. इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना खास चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, प्रोडक्शन ही होती चली जाए क्योंकि हम अभी उस एक मकरूज कंट्री है, तो जल्द अज जल्द अपने कर्जे उतारे, जल्द अज जल्द लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम करे, तो ये सेकेंडरी प्रायोरिटी हो गया हमारे लिए कि एनवायरमेंट को बैलेंस क्रिएट करें। लेकिन एक और बात यहाँ पर इस मद्देनजर रखिएगा, पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है। दुनिया भर में जो टॉप इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करी है दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो भी वहीं क्रिएट हो रहा है। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान 5वें नंबर पे शायद, ठीक है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पोल्यूशन है ना पाकिस्तान का, उसके बावजूद इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारी दुनिया की नजर से देखे पूरी आलमी सतह पर तो बहुत कम है। पूरी दुनिया में जो टॉप इकोनॉमीज है वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वही सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रही है, तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्ट करे एनवायरमेंट को दोबारा से अब रिस्टोर करने के लिए, सही है। वो इकोनॉमी जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है, तो मैंने वो एक्सपोर्ट का सारा बेनिफिट खुद उठा रही है, सारा प्रॉफिट एक्सपोर्ट से उनके पास ही आ रहा है ना, तो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट सारा उनके पास आ रहा है, लेकिन एनवायरमेंट डैमेज तो पूरी दुनिया का ही हो रहा है। अकेली पार्टी, लेट्स सपोज चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, इन सबकी अपनी अपनी, इंडिया है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है इन सबकी, इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में जो पॉल्यूशन हो रहा है, एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट्स के जरिए इनको एनवायरमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट करना बनता है। पाकिस्तान का एक नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है दुनिया भर के पॉल्यूशन में, हालांकि पाकिस्तान को देखे तो बड़ी पॉल्यूटेड कंट्री, लेकिन जो भी पॉल्यूशन हम खुद फेस कर रहे हैं अपना, ऐसा नहीं है कि हमारे इतनी इंडस्ट्रीज हो के फैक्ट्री के धुएं निकल के पूरी ओजोन लेयर तबाह कर दें, बहुत कम है पाकिस्तान में इस तरह से। कम से मुराद पाकिस्तान में अगर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती तो वाकई पाकिस्तान बहुत जना तबाही मचा चुका होता, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज ज्यादा होती तो पाकिस्तान के पास फिर इतना पैसा भी होता कि अपने प्रोसेसेस को और एफिशिएंट करता और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करता, तो कम कार्बन इमिशन होता। तो इक्वली एक इंडस्ट्री जो बहुत ग्रो, एक कंट्री जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर दे। प्रोसेसेस इंप्रूव करने से जो उनके कार्बन इमिशन है वो कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो एक फैक्ट्री की जगह 10 फैक्ट्रीज है और कार्बन इमिशन कम है, और एक दूसरी कंट्री में एक फैक्ट्री जिसका कार्बन इमिशन ज्यादा है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे ना, तो वो एक फैक्ट्री का कार्बन इमिशन ज्यादा होते हुए भी इतना नहीं होगा जितनी 10 फैक्ट्री का कम होने के बावजूद प्लस करके हो जाए टोटल। समझ रहे बात को? तो एफिशिएंट प्रोसेसेस से ये जरूर होता है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बिजली बन रही है, पाकिस्तान में बिजली कैसे बन रही है, कितना 32% हमने देखा नेचुरल गैस से बन रही है बिजली, है ना। ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा हमारी बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बहुत कम बनती है, तो क्लीन एनर्जी हमारे मुल्क में कम है। दिस इज नॉट गुड। तो हमारे मुल्क में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग होते हुए जो बिजली यूज हो रही है, तो बिजली क्लीन नहीं है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग होते हुए मैन्युफैक्चरिंग का अलग से कार्बन एमिशन है। तो पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूटर टू द पोल्यूशन। दूसरे दीगर ममालिक में अगर क्लीन सोर्सेज से एनर्जी बन रही है, ठीक है, वो भी इतनी इनफ नहीं होती, उनको भी बर्न करना ही पड़ता है, लेकिन लेट्स सपोज क्लीन एनर्जी से बन रही हो बिजली, तो उसके बावजूद क्लीन एनर्जी से बिजली बन तो रही है, लेकिन इतने ज्यादा प्रोसेस है कि उनका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, उनका फिर भी कंट्रीब्यूशन टू दैट ग्लोबल पोल्यूशन ज्यादा ही है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी $250 बिलियन के सालाना, यूएस की इकोनॉमी $16 ट्रिलियन की है, आई थिंक $20 ट्रिलियन की, चाइना की $14 ट्रिलियन है। तो ये $1 ट्रिलियन जो है ना, वो 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो मतलब पाकिस्तान की बनिस्बत मेरे ख्याल से लाइक 60 टाइम्स ज्यादा होगी चाइना की इकोनॉमी, 60 टाइम्स ज्यादा। यूएस की इकोनॉमी पाकिस्तान से पता नहीं शायद 80 टाइम्स ज्यादा हो, तो 80 टाइम्स ज्यादा है वो इकोनॉमीज, उनकी प्रोडक्शंस भी फिर उतनी ही ज्यादा है। बहरहाल लेट्स कम बैक टू दिस, यू आर गोना स्टडी, यू आर गोना रीड, और जैसे पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने जो है ना फाइंड किया कि मतलब डिजीजेस के हवाले से कि किस तरीके से, मिसाल के तौर पे कंपनीज जो है ना वो पोल्यूट करती है, और सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट है। जितना ज्यादा साउंड होता है तो उतना ज्यादा ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट किया जाता है। सुकून से लिविंग नहीं है, शोर शराबा जितना ज्यादा उतना ज्यादा ह्यूमन ब्रेन इफेक्ट होता है, और नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। द ब्राइबिंग बाय कंपनीज ऑफ करप्ट ऑफिसर्स इन सिविक एजेंसीज, सिविक एजेंसीज मतलब सिविल मतलब लोग, सोसाइटी, सिविलाइजेशन के लिए, सिविलाइजेशन के काम करने वाले इदारे होते हैं सिविक सेंटर्स, सिविक इदारे,
तो सिविक एजेंसीज जितनी भी हैं उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर उन ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दे दिए जाए तो कंपनीज की जो है ना रिपोर्ट्स अच्छी बना लेते हैं, हाँ इनका कार्बन एमिशन इतना नहीं है और सही है, इन्वायरमेंट डैमेज इतना नहीं वगैरह वगैरह, तो इससे बच जाती है कंपनीज। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है, सी लाइफ हमारी तबाह हो रही है कि ज्यादातर डिस्पोजल हमारा सेवेजेस में होता है, सेवेजेस जाके तबाह करते हैं सी लाइफ को। इन एडिशन स्टेट एंड म्युनिसिपल मल्टीनेशनल फ्यूल कंपनीज आर मेकिंग वेरियस ग्रेड्स ऑफ गैसोलीन दैट कंटेन हाई लेवल्स ऑफ लेड, और लेड जो है वो कार्सिनोजन सब्सटेंस है, LEAD लेड पढ़ेंगे इसको, लीड नहीं, लीड तो लीडर वाला एक अलग चीज है, लेकिन ये LEAD लेड पढ़ेंगे। ये कार्सिनोजन सब्सटेंस है, कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज या लोकल कंपनीज मतलब जितनी भी है वो फ्यूल बनाते हुए बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि जिनके अंदर लेड का लेवल बहुत हाई होता है, सही है। वो लेड का लेवल हाई होने की वजह से अ सर्वे कंडक्टेड बाय पाकिस्तान PMRC फाउंड डेंजरसली हाई लेड लेवल्स इन द ब्लड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के बच्चों में लेड लेवल्स बहुत हाई है, मतलब आज के दौर में हमारे घरों में रंग हुआ हुआ है, रंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके होता है, ठीक है। तो पहले जो होते थे, करंटली द कलर यू आर सेइंग दैट्स लेड फ्री, एटलीस्ट वो जिस मतलब उन्होंने क्लेम किया, वो कंपनी क्लेम करती है कि ये लेड फ्री पेंट है, लेकिन लेड वाला पेंट जो होता है वो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके बनता है वो भी, तो वो ऑल्दो होता बड़ा पक्का पेंट है, लेकिन द लेड सब्सटेंस उसका होने से आप इर्द गिर्द उससे सांस ले रहे हो, सांस आपके ब्लड में मिल रही है जाके, ठीक है, तो ब्लड में लेड लेवल्स हाई हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? आप कहोगे हम पेट्रोल थोड़ी खा रहे हैं, पेट्रोल में लेड है, तो भाई आप सांस तो ले रहे हो ना, गाड़ियां तो चल रही है, पेट्रोल में कार्बन इमिशन तो हो रहा है, सारा जितना भी जो भी इमिशन हो रहा है गाड़ियों में से, तो वो आपकी ब्रीदिंग के अंदर आ रहा है और वो आपकी ग्रोथ को स्टंट करता है, मतलब छोटा मतलब आपको आपकी ग्रोथ रोक सकता है, फिर कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। हाउ डज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अफेक्ट द सी वाटर? आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से सी वाटर को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अफेक्ट करता है, सीवेजेस के जरिए, ठीक है। या इसके अलावा कोई मिसाल के तौर पर पानी के जहाज आगे खड़े हो गए समंदर किनारे और वो उसमें से तेल जो है ना क्या कहते हैं तेल स्पिल हो जाए, ऑयल टैंकर का अक्सर ऐसे होता है ना, ऑयल टैंकर जो जहाज पानी के जो ऑयल टैंकर शिप्स होती है वो फट जाती है पानी के अंदर, वो जो फटती है तो मतलब इतना बड़ा एरिया और पता नहीं मिलियंस ऑफ टन्स की फिश आपकी अफेक्ट होती है, बहुत बड़े बड़े एरियाज अफेक्ट होते हैं, वो टैंकर्स ऑयल इधर से उधर लेके जा रहे हैं। ऑयल क्यों चाहिए ज्यादा? बिजली बनाने के लिए। बिजली इतनी ज्यादा क्यों चाहिए? प्रोडक्शन इतनी हो रही है। प्रोडक्शन इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि लोग वांट ज्यादा कर रहे हैं। वांट क्यों कर रहे हैं? एक लाइफस्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है कि प्रोडक्ट साइड होती चली आ रही है, प्रोडक्ट साइड होती चली आ रही है जिंदगी में, हालांकि वो इजाफी है। तो जब ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और इससे फिर पूरी साइकिल बनती है पोल्यूशन की। तो ये साथ साथ चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन, ठीक है। आप कह सकते हो नहीं हम इतना ग्रो कर दे इकोनॉमी को कि वहां से पैसा बचा के पोल्यूशन के कंट्रोल में इन्वेस्ट करें, तो जो आप इतना ग्रो करोगे तो पोल्यूशन भी उतना ही इक्वली ग्रो होगा। तो पैसा बचा के पोल्यूशन पूरे तौर पर खत्म नहीं कर सकते, और पोल्यूशन खत्म कर भी दिया, जो एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है, नेशनल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया, उसका क्या करेंगे? बट अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे कुछ जिद्दतें ऐसी वक्त के साथ आती है, जैसे कि अगर मैं रिमोट मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में ट्रायल करके किसी जगह पर नहीं पहुंच रहा और मैं दूर से मीटिंग कर रहा हूँ, तो जितना कार्बन इमिशन हो रहा है वो रिलेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू मैं घर बैठ के मीटिंग करूँ, क्योंकि पंखा बत्ती यहाँ भी चलना है, तो जो भी इंडोर एनवायरमेंट है AC वगैरह वहां भी होना है, यहाँ भी होना है, तो बीच में जो ट्रैवलिंग हो रही है, पेट्रोल जाया हो रहा है और पेट्रोल जल रहा है और पेट्रोल का जो कार्बन इमिशन है वो बच जाता है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या वो इतनी बिजली होती है कि एक इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जितना ऑयल इस्तेमाल होता है, क्या उतने ही ऑयल की बिजली इस्तेमाल होती है अगर वो रिमोट मीटिंग्स करें? तो वो नहीं होती होंगी, क्योंकि आजकल बड़ी स्मार्ट डिवाइसेज आ गई, बहुत कम बिजली के अंदर वो। तो तरक्की सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं आपको, बट अगेन वो तरक्की तक पहुंचने के लिए भी तो कितना ऑयल बर्न हुआ होगा, वो मशीनरी बनाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल हुई होगी उसने इतनी इलेक्ट्रिसिटीज यूज की होगी, एक बड़ी मशीनरी ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक और मशीनरी बना, और वो नई जो मशीनरी है वो ऐसे लैपटॉप्स बना पा रही है कि जिसके जरिए रिमोट मीटिंग्स हो पाए, या इंटरनेट की लाइनें बिछानी है अगर कि जिसके जरिए जो है ना इंटरनेट से कनेक्टिविटी, वो सारे प्रोसेसेस भी तो हुए ना, उस सब में भी तो कार्बन इमिशन हुआ होगा, उन सब में भी तो कितनी सारी पावर यूज हुई, तो बहुत खिचड़ी आपस में। इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसलिए चुपचाप बोल देने का, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ता है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इकोलॉजी एनवायरमेंट, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा वो हर्ट होता है इंडस्ट्रियल डिस्पोजल्स की वजह से। इंडस्ट्रीज अपना डिस्पोजल करती है वेस्टेज, तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस, जो एनवायरमेंट का बैलेंस है वो खराब हो रहा है, कि एक एनवायरमेंट का स्पेशी दूसरे पे हावी हो रहा है। कौन स्पेशी? ह्यूमन बींग्स। किस पे हावी हो रहा है? बाकी जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी दूसरी लाइफ है, उन सबको नुकसान पहुंचा रहा है, एक दूसरे को अलग पहुंचा रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑल, आई एम नॉट रीडिंग दिस ऑल। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज अ हैजर्ड फॉर द पीपल लिविंग क्लोज टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अच्छा, खास तौर पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन उनके लिए नुकसानदेह है जो इंडस्ट्रियल एरियाज के करीब रहते हैं, क्योंकि जो दूर रहते हैं वो डिस्टेंस की वजह से थोड़े बच जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरियाज के करीब रहते हैं उनकी तो सांसों में आ रही है, और जो ऐसे प्लांट्स पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो और नुकसानदेह।
समझ आ रही है? वो अपनी जिंदगी के हेल्दी ईयर्स कम कर रहे हैं। एक होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा सिगरेट पीता है, आप कहते हैं यार 80-80 साल की उम्र तक लोगों को देखा जो सिगरेट पी रहे होते हैं, तो आप जिंदगी छोटी, जिंदगी मौत पर लगे हाथ में, बहरहाल हमें एहतियात करना होता है। जिंदगी के हेल्दी ईयर्स कम हो जाते हैं, एक जिंदा मुर्दा वाला हिसाब किताब हो जाता है, सही है कि आपका वो स्टेमिना लेवल रह सकता है जो, अगर आप मतलब एक इंसान है जो 80 तक जीने की जिसकी थी सलाहियत, जिसके उसमें लिखा था 80 साल की उम्र तक जीना, अगर वो हेल्दी तरीके से रहता तो उम्र तो वैसी ही थी उसकी होनी इतनी, वो हेल्दी उम्र होती है, उस पॉइंट पे भी भाग रहा होता, खेल कूद रहा होता, शायद पॉसिबल है, ठीक है किसी तो इट रिड्यूसेस द हेल्दी इयर्स ऑफ योर लाइफ। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का भी यही है, आपकी लाइफ के हेल्दी इयर्स को नुकसान पहुंचाता है, आपकी लाइफ की ग्रोथ, आपकी पर्सनल बॉडी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है, आपके मेंटल ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। डिजीजेस अलग होते हैं, तो ये सारे मतलब बताया हुआ है, जैसे कि सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस, थ्रेट्स टू मरीन लाइफ कंटेमिनेटेड सी फूड, मरीन लाइफ अगर कंटेमिनेट हो जाए, कंटेमिनेट मतलब इसमें पॉइजनस हो जाए, तो आपका सी फूड भी पॉइजनस हो जाएगा। पॉइजनस का हरगिज मतलब ये नहीं खाते ही मर जाओ, लेकिन डिजीजेस हो जाएंगे। थ्रेट टू मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स किसकी खुराक है? फिश की। मैंग्रोव क्या होता है? वो जो हमारे डेल्टास के ऊपर सारे उगे हुए मैंग्रोव्स हैं, फिश की खुराक बनते हैं वो सारी मरीन लाइफ की। और मैंग्रोव्स हमारे या जो कोरल्स है, जो भी फिश की खुराक बनने वाले जितने भी हमारे समुद्री प्लांट्स हैं, वो खराब हो जाए तो फिश प्रोडक्शन भी खराब होगी, और फिर डिजीज फिश आप खा रहे हो। सी पोर्ट पोल्यूशन ड्यू टू नियर बाय इंडस्ट्रीज, सी के पोर्ट्स के ऊपर पोल्यूशन, तो ये यहाँ पर इस तरफ तो सिर्फ मरीन की बात कर रहे हैं, हमारी बताओ। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज लैंड पोल्यूशन, अगर सेवेज में आप डिस्पोज करते हैं तो सीवेज के जरिए समंदर का पोल्यूशन होता है, लैंड में डिस्पोज करते हैं तो लैंड पोल्यूशन हो रहा है, वहां की क्रॉप्स खराब हो सकती है, या एक जगह जहां क्रॉप्स उग सकती थी वहां उग नहीं पा रही, जहां पर रिहाइश है, रिहाइश के अलावा जितनी जगह है वहां पर फॉरेस्ट्री या क्रॉप्स और ये सब होना चाहिए था, ठीक है। तो जितना जितना लैंड तबाह होता जाएगा, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है दुनिया की, जितना लैंड तबाह होता जाएगा तो उतनी या तो वहां जो क्रॉप उग रही है वो खराब हो गई और डिजीज करेगी लोगों को, या तो क्रॉप उगी नहीं पाएगी तो भी नुकसान है कि लोगों के लिए जो उनकी फूड है, फूड नीड्स पूरी शायद ना हो फिर आगे जाके। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज हार्मफुल फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो वाटर है वो अगर कहीं ना किसी तरह से मिल जाए, या बारिशों की वजह से जो ना बहते बहते जो ना दरियाओं में मिल जाए, या फिर इंडस्ट्रियल धुएं जो है हवा में, उसके बाद जो बारिश हो जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, किसी भी एक ऐसा शहर या किसी भी ऐसे इलाके जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, वहां पर बारिश जो होती है ना पहली कहता है उसमें नहीं ना हो, वो एसिड रेन होती है, एटमॉस्फेयर का सारा जो आलूदगी है वो सारी फर्स्ट रेन में नीचे आ रही है, तो वो रेन के साथ आके वो दरियाओं में मिल जाएगा तो वो दरिया कंटेमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज मतलब सारा बेसिक स्टेप हाउ टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, किस तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आपके डिस्पोजल मैकेनिज्म जो है वो ये बोल्ड किया हुआ है ना, वो चीजें पढ़ रहा हूँ, जितने एफिशिएंट कर दिए जाए डिस्पोजल मैकेनिज्म, मतलब डिस्पोजल मतलब क्या, ठिकाने लगाना, तो आपका जो वेस्टेज है उसको ठिकाने। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडस्ट्रीज की अगर बात करूँ तो एक इंडस्ट्री है जो कि कोई रॉ मटेरियल यूज करते हो प्लास्टिक पैकिंग में आता है, तो जो प्लास्टिक पैकिंग में रॉ मटेरियल आ रहा है उसको वो रिसाइक्लेबल है अगर, तो उसको अलग कर दिया, या कपड़े की बोरियों में आ रहा है रॉ मटेरियल, गंदम आ रही है कपड़े की बोरियों में, टाट की बोरियों में, तो गंदम निकाल के और टाट की बोरियां अलग कर दी, और वही टाट की बोरी रीयूज हुई। जब वही टाट की बोरी रीयूज हो गई तो उससे क्या हुआ, दोबारा से टाट की बोरियां बनी नहीं, और दोबारा से वो नहीं बनी तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई, तो सेम आपकी जो वो है उसको आपने रीयूज कर लिया। इसमें बंदा बहस कर सकता है कि प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी कम हो जाएंगे, ये बहस आ सकती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह भी तो खुल सकती है कि आपने ऐसे लोग एम्प्लॉय कर दिए जो इस तरह का रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसको कलेक्ट करके उसको वॉश करके दे दे, ना कि हमें जीरो से मैन्युफैक्चर करना पड़े। समझ आ रही है? अगर हम प्लास्टिक और सारी चीजों को बर्न करके धुआं से पूरी दुनिया गंदी करके और बिजली ऐसी बना रहे हैं, उस बिजली को इस्तेमाल करके नया मटेरियल डाल के नए प्लास्टिक बॉक्सेस बना रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं वो मटेरियल रिसाइक्लेबल अलग हो जाए उसमें से और वॉश हो जाए और वॉश होकर रीयूज हो जाए किसी तरह, कोई ऐसे प्रोसेस हो। समझ ना बात? दिस इज ऑल्सो दीज आर द मैकेनिज्म्स कि जिसके जरिए आप यू कैन मेक थिंग्स गुड। द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर ट्रीटिंग। फिर गवर्नमेंट्स अगर खुद इस काबिल नहीं है कंट्री के ऐसी मशीनरी खुद बना पाए जो कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज को ट्रीट कर सके, तो गवर्नमेंट को चाहिए इंपोर्ट करे ऐसी मशीनरी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज को ट्रीट करे, एज वेल एज ऐसी मशीनरी को इंपोर्ट कर रहा है कि पुरानी मशीनरीज जो थी वो बहुत धुआं छोड़ती थी, अब उसकी जगह एफिशिएंट मशीनरी आ गई है जो सोलर पावर पे चलती है और वो ज्यादा धुआं नहीं छोड़ती, क्योंकि ऑयल एंड गैस बर्न होता है तो धुआं भी ज्यादा जो ना बर्न निकलता है ना, एमिशन होता है। तो जिनके एमिशन कम हो ऐसी मशीनरी गवर्नमेंट प्रमोट करे, उस पर कस्टम ड्यूटीज कम कर दे कि इम्पोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को तो ऐसा होता है कि यार इम्पोर्ट्स पे तो कस्टम ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी, नुकसान है कि मुल्क का पैसा बाहर जाए। लेकिन आप ये देखिए मुल्क का पैसा कैसी चीज में बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंपोर्ट को प्रमोट करे कि वो व्हीकल
व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उसका इंपोर्ट करना जो है वो बेहतर है उनसे जो प्योरली ऑयल पे चलती है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरे के पूरे, मतलब आप ये कहो कि पूरे मुल्क की अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑयल पे बन रही हो तो ऐसी गाड़ी इंपोर्ट करने का क्या फायदा जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। गाड़ी आई उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी ऑयल बन करके बनी है, जैसे तो वो गाड़ी ले लें जो पेट्रोल पे चलती है, बात तो एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी पे ही मतलब पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी बन ही से ऑयल पे रही, मतलब हाफ, चलो 50% लगा लो ऑयल एंड गैस से बन रही है, लेकिन बाकी 50% तो क्लीन एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उसमें भी बाकी 50% क्लीन है। खैर न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है उसमें, बट एज अ होल ऐसी चीजों को गवर्नमेंट प्रमोट करे कि जो एफिशिएंट प्रोसेसेस और जिनके कार्बन इमिशंस कम हो, या जो कार्बन इमिशंस को कम करने में मदद दे, वाटर को इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस को ट्रीट करने में मदद दे, और वेस्टेज जो भी केमिकल डिस्पोजल है उनको ट्रीट करने में मदद दे, ऐसी चीजों को इंपोर्ट्स गवर्नमेंट करे, उनको प्रमोट करे, तो इस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल डैमेजेस को। दीज ऑल आर द पॉइंट्स। एजुकेट करे लोगों को, ऐसे इदारे बनाए और एम्पावर करे ऐसे इदारों को जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। एनजीओ जो कि खुलना चाह रही है उनसे कांटेक्ट करे गवर्नमेंट, उनको सपोर्ट करे पॉल्यूशन कंट्रोल के हवाले से। मोर फॉरेस्टिंग करे, अफॉरेस्टेशन कहलाती है फॉरेस्ट को उगाना दोबारा से, अफॉरेस्टेशन करे। सो सस्टेनेबल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल इंडस्ट्री मींस, अच्छा ये ब्लू लाइन आ जाती है तो कहते हैं कोर्स का पार्ट नहीं, बट अगेन यू गाइस विल जस्ट रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सस्टेनेबल इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री व्हिच इज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इंडस्ट्रियल गुड्स आर नॉट ओनली अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट विल कंटिन्यू टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इंडस्ट्री को प्रमोट करे गवर्नमेंट, सस्टेनेबल फैक्ट्रीज को प्रमोट करे, ऐसी फैक्ट्रीज जो कि इस तरह से प्रोड्यूस कर रही है कि ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रही और उनके प्रोसेसेस एफिशिएंट है, तो वो सस्टेनेबल फैक्ट्रीज कहलाएंगी। मतलब कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस के लिए इस अर्थ को छोड़ रहे, इस प्लेनेट में को छोड़ रहे, और इस प्लेनेट को इतना गंदा नहीं कर रहे कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन तबाह बर्बाद हो जाए। सस्टेनेबिलिटी इसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री मतलब हर वो बिजनेस, हर वो कंपनीज जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हो दुनिया को, और हर वो फैक्ट्री जो सस्टेनेबिलिटी से दूर लेके जा रही है, मतलब फॉरेस्ट काटे जा रही है और लकड़ी के फर्नीचर बनाई जा रही है और दोबारा से फॉरेस्ट लगा नहीं रही, दोबारा से प्लांट्स लगा नहीं रही, तो वो सस्टेनेबल नहीं कहलाए। वो कह भी देना हमने 100 दरख्त काटे 100 लगाए, तो भी सस्टेनेबल नहीं है। वो दरख्त जो 100 पौधे लगाए ना, आपने 100 पौधे लगाए 100 दरख्त काट, तो जब तक दरख्त बनेंगे ना पौधे, तब तक आबादी बढ़ चुकी होगी, फिर उस आबादी की नीड्स तो पूरी नहीं होंगी, इससे तब तो ज्यादा चाहिए होगा, सही बाहर। तो रिसाइकलिंग इज वेरी, मतलब एक वो पॉइंट है, रिसाइकिल जो करती है ना फैक्ट्रीज, वो भी सस्टेनेबल इंडस्ट्री में काउंट होंगी, ठीक है। तो भी रिसाइकलिंग बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मैंने एक देखा था बीच में, आपको बताया भी था, आई फॉरगॉट द नेम, कि वो घरों से अगर रिसाइक्लेबल वेस्ट आप अलग कर देता है तो आपका वेस्ट उठा के ले जाएंगे और आपको पैसे देके जाएंगे। अगर आप प्लास्टिक और ये सारी चीजें अलग से डब्बा बना देते हैं, प्लास्टिक की थैलियां उस पर डालेंगे साफ सुथरे तरीके से, तो बाकी जो गंदगी वो अलग, उसके अलग डस्टबिन, जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसके अलग डस्टबिन। और दुनिया के कई ममालिक में ऐसा है कि रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग जाता है, आप मिला नहीं सकते रिसाइक्लेबल वेस्ट को। अगर आपने उस नॉर्मल वेस्टेज में मिला दिया तो आप पे फाइन हो सकते हैं अगर आप ट्रेस हो गए तो, वो है दुनिया में इस तरह से। तो वो सारी सस्टेनेबिलिटी है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है? सर्विस सेक्टर, उसमें टूरिज्म आपका, पाकिस्तान के जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा टूर करने वाले एरियाज हमारे कौन से पाकिस्तान के? नॉर्दर्न एरियाज, सही। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी जाते हैं टूर के लिए, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है मकरान कोस्ट, ठीक है। लेकिन नॉर्थ, जितना नॉर्थ पे जाओ उतना ज्यादा अच्छा वेदर और उतना टूरिस्ट अट्रैक्शन, आपको नेचुरल ब्यूटीज नजर आएंगी, तो इसलिए नॉर्दर्न एरियाज, बिकॉज पाकिस्तान का एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, और तो जितना एल्टीट्यूड हाई हो तो उतने डाइवर्स किस्म की हमें जो है वो दिखती है, स्पेशीज, प्लांट स्पेशीज, एनिमल स्पेशीज। बहरहाल हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होगी और इससे हमारे पाकिस्तान को फायदा होगा। लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द टूरिस्ट को सिक्योरिटी मिलेगी अच्छी, मतलब वो सिक्योर फील हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हर एक के साथ गार्ड्स घूम रहे हैं, लेकिन वो सिक्योर फील कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि हमारे को छिन जाए, किसी किस्म का कोई हमें किडनैप कर ले, वो वाली इनसिक्योरिटीज ना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास रिसोर्सेज कितनी है, जितनी रिसोर्सेज हैं, जितना पैसा है लगाने के लिए टूरिज्म सेक्टर पे, तो उतना ही ज्यादा टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करेगा। आप एयरपोर्ट्स बढ़ा दोगे, जैसे इस्कर्दू के अंदर अब लैंडिंग है, अब फ्लाइट्स इस्कर्दू जाती हैं, तो वहां का टूरिज्म कैसा बूस्ट हुआ, डायरेक्ट फ्लाइट्स वाले की जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से जहां जहां जो बहुत नो गो एरियाज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाए प्रॉपर, तो आपको रूट्स मिल जाते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होगी। और इसी तरह इंटरनेट लाइंस, बिजली की लाइंस और ये सब, तो ऐसा लोगों को वेदर मिलेगा वहां पर कि वहां पर हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स और ये सब चलना शुरू हो, बिजली आ जाए वहां पर, तो इस सबसे बूस्ट होते हैं। और सबके लिए चाहिए कैपिटल, कैपिटल पैसे को भी कहते हैं या वो रिसोर्सेज को भी कहते हैं, आप जो लगाते हो किसी जगह, तो या तो पैसा हो या वो रिसोर्सेज हो, तो वो रिसोर्स लगाने के लिए पैसा ही चाहिए, तो वो अवेलेबल है तो टूरिज्म बूस्ट करेगा। इसमें सबसे जो भी पूरे मुल्क की सतह पर चीज होती है ना, कैपिटल असल दरअसल रिक्वायर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, एयर रूट्स। एयर रूट्स का क्या हवा है, चलाते रहो जहाज भाई, तो लैंड भी तो करना है कहीं, प्रॉपर लैंड करना है, प्रॉपर वो एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कहीं भी लैंड कर दिया,
सो दैट्स अ कॉस्ट। और फिर वो टावर्स के जरिए कम्युनिकेशन होती है, वेदर कम्युनिकेट होता है, लोग एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं उन जगहों पे। हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये काम। बहरहाल गवर्नमेंट प्रायोरिटीज पर देखी जाती है। चौथे नंबर प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। कैपिटल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, फिर टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद है तो उनको मैनेज भी कर पा रहे हो। अगर जितना अच्छा मैनेज कर पा रहे हो उतने लोग आएंगे। पता चला आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ओवर क्राउड कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन तो फिर जो है ना नहीं रहेगी ना जगह। मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी एट इंटरनेशनल लेवल, फिर आप मार्केटिंग कर पा रहे हो। आज के दौर में देखें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है जा जाके वीडियोस बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि अनटैप्ड है, वहां पर जा सकते हैं। वो उसकी वीडियोस अच्छी अच्छी बना के यूट्यूब के ऊपर या अपने अपने प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर लॉन्च करें, तो उससे उनको तो फायदा है ही, लेकिन पूरे मुल्क को फायदा भी है। एक बड़ी पॉजिटिव वो है, ये पॉजिटिव मार्केटिंग है। उनको फायदा हो रहा है और पूरे मुल्क को फायदा हो रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगी। फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर जितना ज्यादा फीजिबल होगा आपके लिए ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन लाइन्स में क्या आता है? इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, केबल नेट्स, ये सारे कम्युनिकेशन के मीन्स है ना। ये जितने ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे और ट्रांसपोर्टेशन जितनी ज्यादा इंप्रूव्ड होगी तो उतने ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। और टूरिज्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि टर्शियरी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। और गवर्नमेंट खुद कितना चाहती है? जितना गवर्नमेंट चाहेगी तो उतना ये सब मिलेगा टूरिज्म सेक्टर। और गवर्नमेंट तो चाहेगी तो गवर्नमेंट तो हर सेक्टर का चाहेगी कि बूस्ट हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी महदूद रिसोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट ये के पास भी महदूद बजट होता है, हर चीज के लिए सेट करना पड़ता है। वरना एक सेक्टर तो बूस्ट हो गया, टूरिज्म सेक्टर बड़ा जबरदस्त बूस्ट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट लोगों की हेल्थ पर खर्चा नहीं कर पाई, हॉस्पिटल्स नहीं खुल रहे, स्कूल्स नहीं खुल रहे, तो टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो गया, लेकिन मुल्क में जहालत है। फायदा क्या? वो जो सब कुछ लगाया अपने लोग आ रहे, जहालत है, क्राइम बढ़ रहा है, लोग आके जो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया उसकी चीजें उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो सारी चीजें बैलेंस में लेके चलनी पड़ती है। यही आपको इसने बिल्कुल जरा सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेशनल विजिटर्स टू पाकिस्तान बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं या अपने घर वालों से मिलने के लिए आते हैं या टूरिज्म के लिए आते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उनके आने से, इंटरनेशनल विजिटर्स के आने से मतलब टूरिज्म से पाकिस्तान को क्या फवायद है और क्या नुकसान है। नुकसान भी है, पॉल्यूशन बढ़ता है, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस भी हर्ट हो सकती है कि टूरिज्म के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन अगर वो टेररिस्ट हुए या आपके किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से भेजे गए एजेंट्स हुए तो मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा है ना उससे। सो दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें मुझसे पूछ लीजिएगा, ये आप लोगों ने रीड करना है सब कुछ, ठीक है। ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज के बारे में है और कल्चर के ऊपर, कल्चरल अट्रैक्शंस भी टूरिज्म में काउंट होती है। हमारे कल्चर फेस्टिवल्स, अगर कई स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं जैसे कि पोलो के मैचेस है कहीं पे, तो उसके लिए लोग बाकायदा ट्रैवल करके जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। ईद पे बाकायदा लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो टूरिज्म ही बढ़ रहा है ना। अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, जो भी है, विजिटर्स आ तो रहे। जब विजिटर्स आ रहे हैं तो यहाँ पैसा स्पेंड करेंगे, खरीदेंगे चीजें, यहाँ इस मुल्क की चीजों को खरीदेंगे तो मुल्क की चीजें बिकेंगी, तो मुल्क में रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम्स बढ़ेंगी, है। तो टूरिज्म से तो होता है लोकल टूरिज्म, जो कि आपके मुल्क के लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है कि इकोनॉमी रोलिंग में आ रही है। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे फिक्स नहीं पड़े हुए, बल्कि वो कहीं खर्च कर रहे हैं और किसी को कमाई मिल रही है, फिर जिसको कमाई मिल रही है वो खुद कहीं खर्च कर रहा है। इस तरह पूरी इकोनॉमी रोलिंग में आती है, दिस इज गुड। लेकिन ना सिर्फ ये, बाहर से भी विजिटर्स आ रहे हैं तो वो और अच्छा है कि बाहर ममालिक से भी पैसा यहाँ का इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर बाहर ममालिक इतने लोग घूमने जाते हैं तो कितना सारा पैसा बाहर जाता है, तो बाहर से भी लोग आने चाहिए ना, ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट हो, कि जितना मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है उतना ही मुल्क में पैसा आ रहा है, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में कहलाता है। क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, जितनी एक्सपोर्ट्स हो रही है उतनी इंपोर्ट्स हो रही है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है? वो हम आगे अगले चैप्टर्स में देखेंगे। कॉल सेंटर्स एक टर्शियरी सेक्टर का बिजनेस है। कॉल सेंटर्स क्या होता है पता है यार? आप क्या बोलूं इसमें, यू रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड। कॉल सेंटर्स में बात करते हो किसी भी टर्शियरी सेक्टर के बिजनेस, और ये पता नहीं 2 की मिसाल क्यों दी है, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। एजुकेशन सेक्टर है आपका, हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो चलो पूरा अगला चैप्टर है। तो बहुत आपके टर्शियरी सेक्टर में आपके बैंकिंग सेक्टर है, आपको बहुत बड़ा कंसल्टेंसी सेक्टर है, जो कि जो इंजीनियर से कंसल्टेंसी ले रहे हो, डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट से मतलब हर फील्ड के बंदे से कंसल्टेंसी ले रहे हो, वो सब आपका टर्शियरी सेक्टर में काउंट। तो बहरहाल बहुत सारे और सेक्टर्स हैं, वो टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारे और इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ कॉल सेंटर इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो वो सब कवर्ड नहीं है अभी, जितना कवर्ड है इस चैप्टर में हमने बात कर ली उस पर। कॉल सेंटर वही जो कॉल करके कई कोई भी मालूमात हासिल करते हैं। अब वो होटल का कॉल सेंटर भी हो सकता है, आप किसी मोबाइल फोन कंपनी का कॉल सेंटर भी हो सकता है, या किसी से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं तो उस बिजनेस का अपना कॉल सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। कॉल सेंटर्स में ये जरूर है कि जो बहुत बड़े हो जाते हैं बिजनेस, तो अक्सर ये करते हैं कि वो अपने कॉल सेंटर्स या तो अपने खुद नहीं रख रहे ना, अगर या तो अपने 2-4 कॉलिंग एजेंट्स रख लिए, बहुत बड़े हो गए तो अपना पूरा कॉल सेंटर अलग से रख लिया, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आपने अपना बिजनेस अलग रखा, अपने बिजनेस पे फोकस किया, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सेल कर रहे हो, आपके बिजनेस से जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनकी कॉलों को हैंडल करने के लिए आपने ये काम ही किसी अलग पार्टी को दे दिया, कोई अलग बिजनेस है जिसका काम ही कॉल सेंटर्स है,
बिजनेस है जिसका काम ही कॉल सेंटर एजेंट्स को जमा करना है और किसी भी कंपनी को अप्रोच करना है कि हम आपको कॉल सेंटर सर्विसेज देंगे, जैसे कि टीआरजी है, कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइडर्स है। अब टेलीनॉर एक कंपनी है, उसने अपनी कॉल सेंटर सर्विसेज मेजर बहुत बहुत हद तक टीआरजी को दी हुई है कि टीआरजी हैंडल करे उनकी कॉल्स। टीआरजी के अंदर कॉलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं और उनको एक दफा टेलीनॉर की कंपनी ने आगे ब्रीफिंग दे दी कि हमारी ये प्रोडक्ट्स है, ये सवाल आए तो ये जवाब देना, ये सवाल आए तो ये जवाब देना, सब कुछ सिखा दिया, ट्रेनिंग्स दे दी। अब वो टीआरजी कंपनी है जो कि सारे कॉल सेंटर एजेंट्स, वो एक अलग कंपनी है, टेलीनॉर अलग कंपनी है। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग, कि आप अपने बिजनेस की एक एक्टिविटी किसी दूसरी कंपनी से करवा लो, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आपको लगता है कि यार ये बड़ा महंगा पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाऊं जिसमें सारे इक्विपमेंट लगाऊं, सारे पीसी लगाऊं, फिर इंटरनेट की लाइनें लगाऊं, बिजली खर्च होगी, फिर एक एक बंदे को माहाना सैलरी जाएगी। इससे बेहतर है कि कॉल सेंटर सर्विसेज में आउटसोर्स कर देता हूँ किसी ऐसे इदारे को जो इस चीज में स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मुझे तो हायर करना भी नहीं आता कॉल सेंटर के एजेंट्स को। तो एक ऐसा इदारा जो कि स्पेशलिस्ट है उसका आउटसोर्स कर दे। तो ऐसे जैसे मैंने एक टीआरजी मिसाल दी, टीआरजी एग्जैक्टली वो इदारे जो कि कॉल सेंटर कंपनीज है, और भी इनके काम है अपने, लेकिन कॉल सेंटर कंपनीज मेजर इनका फंक्शन है। सो हियर इट दिस चैप्टर एंड्स, यू गाइस आर गोना रीड इट, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रेड का इंशाल्लाह फिर वो कवर करेंगे।